हेलो हेलो नमस्कार आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। ठाकुर सर एकेडमी के एक नई सी शुरुआत है जिसके अंदर में हम लोग 11-12 के मैथमेटिक्स सीखेंगे, दोनों ही मीडियम। और आज हम मैथमेटिक्स सीखने से पहले आपको बता दें कि मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या क्या है, हमें पहले वो आज जानेंगे। तो आज हम लेके आए आप सबों के सामने यूपी बोर्ड का मैथ का सिलेबस ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड का मैथ का सिलेबस। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं एस के ठाकुर जो आपको इस चैनल पर सिखाऊंगा मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स सीखने के दौरान में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के अंदर में हम किस तरह की बातें करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो भी सुन लीजिए ध्यान से। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या क्या हम कवर अप करेंगे इसके अंदर में, आज के सेशन के अंदर में यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक यूनिट में कितना मार्क्स का वेटेज रखता है ये हम सीखेंगे, या पूरे सिलेबस को कितने यूनिट में बांटा है ये जानेंगे। उसके बाद सर हम लोग चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मतलब किस चैप्टर से कितने कुछ टॉपिक पढ़ने हैं ये एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके बाद एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, बोर्ड एग्जामिनेशन जो यूपी बोर्ड का होता है उसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के पैटर्न कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो जानेंगे। और कौन कौन सा टॉपिक रिमूव्ड है हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के हिसाब से, मतलब बुक एनसीईआरटी में तो है वो टॉपिक सब, लेकिन हमारे सिलेबस में वो सब चीजें नहीं पढ़नी है, सारे डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि काफी इंफॉर्मेशन, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, काफी काम की वीडियो है, तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। बस आप शेयर करिएगा, हमें अच्छा लगेगा, हम और मोटिवेट हो जाएंगे, आपके लिए ढेर सारा कंटेंट लेके आएंगे। और मैं बताते चलूं कि आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर में हम ट्वेल्थ के कंप्लीट सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाने वाले हैं। मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं, मार्च के मिड मार्च से स्टार्ट करेंगे और सितंबर एंड होते होते पूरे कंप्लीट सिलेबस हम आपको ट्वेल्थ का पढ़ा चुके होंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कर दिए ताकि उनको फ्री में भी कंटेंट मिल पाए, नॉलेज मिल पाए। और मैं बताते चलूं आपको कि मेरा प्यारा सा ऐप भी है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम ठाकुर सर अकेडमी ऐप है। ठाकुर सर 11-12 चैनल का नाम है, जो कि मैंने पहले बता दिया कि ठाकुर सर 11-12 हमारे ठाकुर सर एकेडमी का एक बेहतरीन सा न्यू शुरुआत है, जिसमें हम लोग बोर्ड एग्जाम को लेकर के काम करने वाले हैं और यूपी और बिहार बोर्ड को हम पढ़ाने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। और हमारे ऐप पर 11-12 का, JEE का, BSc का, CUET का कोर्सेज चलता है। लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, डेमो लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल है। आप हर एक टीचर से आप बात कर सकते हैं इंडिविजुअली, अगर कोई कोर्स अगर बाय किए हैं तो, अगर बाय नहीं भी किए हैं तो आप किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हर एक कभी भी आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से बात कर सकते हैं। सभी कोर्स पर अच्छे डिस्काउंट्स मिलते हैं हमारे ऐप के ऊपर में। और जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होगी, जैसे मैंने कहा कि यूट्यूब पे आपको हम पूरे सिलेबस अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक या सितंबर के लास्ट वीक तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो सभी का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध मिलेगा। आपको कोर्सेज नहीं लेने के लिए मैं फोर्स कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि मेरा कोर्सेज लीजिए आप, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि आपको अगर यूट्यूब पे चीजें पढ़ाई जा रही है तो उसका PDF नोट्स चाहिए आपको, PDF नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें कौन सा खर्चा करना पड़ता है अपने को। और किसी भी तरह की इंक्वायरी अगर जानकारी चाहिए, किसी भी तरह का जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है आपके सामने में 9155545177। आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे जो ट्वेल्थ के सिलेबस हैं वो ट्वेल्थ के सिलेबस को टोटली 6 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितना यूनिट में? 6 यूनिट में। इसमें सबसे पहला यूनिट अपने सामने में है रिलेशन एंड फंक्शन। आपको पता होगा कि ट्वेल्थ में 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स है और 100 मार्क्स को 6 पार्ट में बांट दिया गया है। पहला यूनिट है रिलेशन फंक्शन, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। मतलब यहां से, इस चैप्टर से, इस यूनिट से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन जाएंगे। दूसरा अपने पास में यूनिट है अलजेब्रा, यहां से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा यूनिट अपने पास में आता है कैलकुलस, जो कि एग्जामिनेशन में 44 नंबर का वेटेज रखता है। और चौथा आता है अपने पास यूनिट जिसका नाम है वेक्टर इन 3D, 18 मार्क्स कंटेंट करता है अपने अंदर में।
और अगर हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग का तो वो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ला के देता है आपको। और उसके बाद पॉलिटी की बात करें तो यहाँ से 8 मार्क्स का टोटल वेटेज है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 6 यूनिट को सॉरी पूरे 100 मार्क्स को 6 पार्ट में बांट दिया है यूनिट वाइज। अब यूनिट वाइज का मतलब ये हो गया कि भैया पूरे सिलेबस को यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट कर, लेकिन पूरा सिलेबस यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इतना ही चैप्टर भी नहीं है, चैप्टर ज्यादा हैं। यूनिट कैसे बनता है सर? तो रिलेशन फंक्शन के अंदर में, रिलेशन फंक्शन का पहला यूनिट है, उसके अंदर में जो जो चैप्टर पढ़ना हमें वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यूनिट 1 नाम रख दिया। जैसे कि हम सबके बारे में बारी बारी से आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 का। यूनिट 1 जो अपने पास में है उसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन यूनिट 1 भी है और चैप्टर 1 का भी नाम है रिलेशन फंक्शन। चैप्टर 1 का भी नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। एनसीईआरटी में ये 5 टॉपिक पढ़ना होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस या कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टिबल फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशन। जिसमें यूपी बोर्ड के अंदर में ये जो 3 टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, इस तीनों को सिलेबस से हटा दिया गया। मतलब आपको एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यही दोनों टॉपिक पढ़ने। चैप्टर 1 के अंदर में ये दोनों टॉपिक पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस की पढ़ाई होती है जनरली। और टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर में बात किया जाए तो 1 ऑनटो, मेनी वन और इंटो फंक्शन की पढ़ाई होती है। वैसे ये दोनों टॉपिक का बेसिक डिफिनीशन 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन है, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ टाइप्स है तो 11th का रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ना जरूरी होगा। फिकर नॉट, मैं हूँ आपके साथ। मैं 12th का जो पढ़ाना स्टार्ट करूंगा उससे पहले 11th का कंटेंट जरूर करवा। अब बात करते हैं हम लोग सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में हमें कुल मिला के 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहले डिफिनीशन पढ़ना है आपने को इनवर्स का, उसके बाद डोमेन सीखना है, रेंज सीखना है, प्रिंसिपल वैल्यू सीखना है, उसके बाद इसके प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, उसका एक और टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट फार्मूलाएं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कैलकुलस के भी और इसके खुद का भी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको हटा दिया गया। हाँ, कुछ फार्मूलाएं प्रॉपर्टीज में आ चुका है, कुछ फार्मूला प्रॉपर्टीज में आ, हम ये कहेंगे छोटी छोटी जो टॉपिक्स है उसको छोड़ने में कोई भलाई नहीं है, पढ़ते जाओ, आनंद मिलते जाओ। आइए सर, यूनिट 2 का नाम, जिसका नाम अलजेब्रा रखा गया है। यूनिट 2 को 2 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला चैप्टर का नाम रखा गया मैट्रिक्स और दूसरा के चैप्टर का नाम रखा गया डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए उसको एक यूनिट में बंद करके रख दिया। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग चैप्टर 3, एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 3 है, जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स वर्ड जो होता है उसका प्लूरल को मैट्रिसेस कहते हैं। उसके अंदर में हमें पढ़ना है टाइप, डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर में जोड़ घटाव कैसे होता है, इसको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हो आप। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप है ये मैट्रिक्स का। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के ऊपर में एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे करते हैं ये भी सीखना है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के इन्वर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके। मतलब ऑन एन एवरेज कहा जाए तो लगभग सारे टॉपिक्स इसमें है, कोई भी हटाया नहीं गया है, लेकिन सीबीएसई में ये दोनों टॉपिक को हटा दिया गया। अरे कोई बात नहीं, पढ़ते चलेंगे हम लोग, भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये। चैप्टर 4 अपने पास में आता है सर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो है बेसिकली यहाँ पर कहा जाए तो हमने इसको 5 टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट किया, 6 होगा वैसे, एक लिखना मिस कर गया यहाँ पर। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के माध्यम से। ठीक, तो पहला टॉपिक अपने पास में है सर डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट, दूसरा है अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तीसरा अपने को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, चौथा पढ़ना है माइनस कोफैक्टर एंड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और पांचवा हम लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का एप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का यूज कैसे करते हैं हम लोग, क्या यूज है हमारे लैब में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, किसी को भी स्किप नहीं करना है। आते हैं हम लोग तीसरा यूनिट में, जिसका नाम है सर कैलकुलस। कैलकुलस का नाम सुनते ही
बच्चे के अंदर में अजीब टाइप का कंपन और हिम्मत। कंपन, जो डरता है मैथ से उसके लिए कंपन, और जो मैथ को एंजॉय करता है उसके लिए हिम्मत आ जाता है, अच्छे दिन आ जाते हैं। वो टॉपिक अपना है, वो यूनिट है अपना कैलकुलस। कैलकुलस को कुल मिला के 5 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया है। चैप्टर 1 अपने पास में आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 2 में आता है अपने पास में चैप्टर 2 में आता है अपने पास में डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट, सॉरी, चैप्टर 2 में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर 3 में आता है इंटीग्रल, चैप्टर 4 में आता है अपने पास में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर 5 में आता है अपने पास में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुल मिलाकर के आपके सामने में ये 5 चैप्टर हैं। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो चैप्टर नंबर 5 है अपने पास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर में ही हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है सर? डिफरेंशिएशन, जिसका बेसिक जानकारी आप 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। ये भी बात जान लीजिए 11th में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको जानकारी में होना चाहिए 12th का कैलकुलस पढ़ने के लिए। जैसे कि मैं बात कर लूँ यहाँ पर से ट्रिगोनोमेट्री, सबसे फंक्शन, पहले फंक्शन तो जानकारी होनी ही चाहिए, फंक्शन आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा अपने पास में पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले तो एकदम हर हाल में याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर से तो हमारे पास आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद तो हम लोगों को इसके अंदर में से लिमिट जो 11th क्लास में है और डेरिवेटिव जो 11th क्लास में है, मुख्यतः अगर कहा जाए, मेनली कहा जाए तो ये पांचों टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कैलकुलस पढ़ने के लिए। एक और है अपने पास में 12th क्लास में है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2, ये 12th का है। इतने टॉपिक आपके अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, तभी जाके कैलकुलस पढ़ने में मजा आएगा। इसीलिए मैं बोलूंगा इनवर्स में जो टॉपिक छोड़ दिया है फॉर्मूला वाला, उस पार्ट को छोड़िएगा मत, पढ़ते चलिएगा। चलिए चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक अपने पास में है कंटिन्यूटी, दूसरा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के बाद है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये 11th का ही टॉपिक है, ठीक है। आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मत समझ के डिफरेंशिएशन समझ लो, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उसके बाद पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। उसके बाद रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ना है। लेकिन रॉल्स और मीन वैल्यू थ्योरम को सिलेबस से रिमूव किया गया है आपके सिलेबस से। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो भैया इतना 13 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन आपके लिए 2 कम चुका है, यानी कि आपको सिर्फ 11 टॉपिक ही पढ़ना है। ठीक है बंधु, आइए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर में क्या समझना भाई। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है हमारा, उसके अंदर में 5 टॉपिक हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, जिसमें हमें पढ़ना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ना, किसी फंक्शन का इंक्रीज डिक्रीजिंग कैसे हम लोग चेक करते हैं ये सीखना है। उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल है एंड अप्रोक्सीमेशंस है। तो इस दोनों ही टॉपिक को आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। अब आपको सिर्फ रह गया इसमें लास्ट टॉपिक, जो कि मैक्सिमम मिनिमम पढ़ना है। तो कुल मिला के 5 टॉपिक में से 2 टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है, 2 टॉपिक अभी भी आपको पढ़ने हैं। आइए चैप्टर 7 में आते हैं हम लोग। चैप्टर 7 में आते हैं जिसमें हमें इंटीग्रल चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर 5 और चैप्टर 7 दोनों ही काफी लेंदी चैप्टर है और खूब अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहां से एग्जामिनेशन में। लेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा बनेगा, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां से पूछा था एग्जाम में, ठीक। जिसमें सबसे पहले हमको डिफिनेशन ही पढ़ना है। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन करने का तरीका, कितने तरह से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शन, कुछ खास फंक्शंस का इंटीग्रेशन सीखना है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमें पढ़ना है इसमें।
फ्रैक्शन में दिया होगा, फ्रैक्शन में दिया होगा अपने पास कोई फंक्शन, तो उसके डिनोमिनेटर को फैक्टर बना बना करके हम लोग सेपरेट करते हैं, तो वो कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल। वैसे विशेष डिटेल तभी समझ में आएगा जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन हम u इंटू भी का जहां लगाते हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। उसके बाद अपने पास है सर डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल को हमें पढ़ना है। डिफिनिट इंटीग्रल के ही अंदर में आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। डिफिनिट इंटीग्रल का इवैल्यूएशन ही कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसको आपको सिर्फ सीखना है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखना है, इसका प्रूफ नहीं सीखना हम लोग इस स्टैंडर्ड क्लास में, ठीक। उसके बाद बात करेंगे तो डिफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम्स पढ़ना था, लेकिन इस बार के सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, इस बार के सिलेबस में हटा दिया गया है। वैसे भी कोई जनरली पढ़ता नहीं था, वेस्ट टाइम ऑफ वेस्टेज था, इसमें फालतू चीजें थी उसके अंदर में, सच्चाई बताऊं तो। इसको बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रल यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो वही था, उसको रिमूव ही कर दिया। चलो सही है। डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके। उसके बाद डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है। तो कुल मिलाकर के 10 टॉपिक पढ़ने थे, जिसमें से एक टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। अभी भी 9 टॉपिक पढ़ना है। एनसीईआरटी में 11 एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस लगा के 12 हो जाता है, जिसमें से 7.8 को उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। आइए सर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है। लोग कहते हैं ना कि सर इतना सारा पढ़ाई तो करवा दिया जाता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन का यूज क्या है आज तक हमने नहीं जाना। बिल्कुल इसका यूज है, एरिया निकालने के काम में आता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मतलब हुआ सर सर्कल, पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब सिंपल कर्व है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म को बेसिक क्लास में सिखाया जाता है। बेसिक मतलब 11th क्लास में ही सिखाया जाता है। उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन का यूज करके, ये सीखना है। और एरिया बिटवीन टू कर्व भी है एनसीईआरटी के सिलेबस में, लेकिन आपके सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया गया है। आइए सर, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है सर डिफिनीशन। है डिफिनीशन की कोई बात ही क्या करूं, डिफिनीशन तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। उसके अंदर में हमें सीखना है सर जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, यानी उसका डिफाइन करना हमें जनरल सॉल्यूशन को, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालना भी सीखना है, ठीक। और दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सिलेबस से हटा दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन। वैसे भी ये बाहियात चीजें जाना हुआ था, इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल होता था, इंटीग्रेशन का कोई इस्तेमाल ही नहीं था। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन को हटा दिया है। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, ये अलग अलग कर दिया, लेकिन ये दोनों साथ ही रहने वाला है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमें 3 तरह का मेथड यहाँ पर सीखना है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चीजें आपको सीखनी है, पढ़नी है। चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। इसका मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से आपका कैलकुलस का पोर्शन चैप्टर 5 से चैप्टर 9 तक था, तो आपने उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली। और आप लोग बिल्कुल घबराए नहीं, आप सबों के लिए प्यारा चैनल बना हुआ है। आप इस चैनल को जितना प्यार मोहब्बत देंगे, उतना मैं दीदार बन जाऊंगा और आपके लिए कर गुजरूंगा। मतलब बहुत चीजें आपके लिए प्लान करा है, बस इस चैनल को आप प्यार दीजिए, प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए, चैनल आगे बढ़ते रहेगा और आप लोगों के लिए हम ढेर सारा कंटेंट लाते रहेंगे। और इसी मार्च के मिड से ही आप लोगों के लिए कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। और आते हैं हम लोग यूनिट 4 यूनिट में, जिसमें हमें पढ़ना है 2 चैप्टर, 3D एंड वेक्टर। जो चैप्टर का नाम है वही यहाँ पर यूनिट का भी नाम है, वेक्टर्स एंड 3D। जिसमें वेक्टर जो है अपने पास में चैप्टर नंबर 10 है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसमें हमें टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ना, पहले वेक्टर का डिफिनीशन, वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर ऑफ ए वेक्टर, और प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, जिसमें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट हमें पढ़ना है। और ये भी एनसीईआरटी की बुक में जो नया नया ऐड ही हुआ था एनसीईआरटी बुक में, आप देखेंगे कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके सेकेंड वॉल्यूम के सबसे लास्ट यानी कवर पेज के जस्ट बगल में देखिएगा 10.5 है, उसको ऐड किया गया था, लेकिन संजोग से इसको हटा दिया गया। समझ में आ रहा था बात, पूरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 3D ज्योमेट्री के अंदर में हमें डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज किसी लाइन का सीखना है, कैसे निकालते हैं। और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइंस स्पेस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, एंगल बिटवीन टू लाइंस ये सीखना है भाई, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ये भी सीखना है। मतलब कुल मिलाकर के ये 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। प्लेन, कोपोलैरिटी ऑफ टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन। ये जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, यानी कि प्लेन का पूरा पार्ट को खा पी के पचा दिया है। टेंशन मुक्त हो जाइए, यानी कि सम जो 3D के अंदर में तो पूरा दबाव आपको हटा दिया। यही जो टॉपिक था प्लेन के अंदर में, ये सब टॉपिक्स ये बहुत ज्यादा समय कंज्यूम करता था और बहुत हेल्दी टॉपिक था, सभी को हटा दिया। आप रिलैक्स मूड में रहिए, क्या पढ़ना है 12th में तो बहुत आसानी हो चुका है। यूनिट अपने पास में सर 5 है। यूनिट 5 के अंदर में हमें लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है खुद एक चैप्टर भी है, ठीक है। एलपी बोलते हैं इसको, पॉपुलर है बेचारा एलपी के नाम से, ठीक है। और हम यहां पर देखें तो हम कह सकते हैं यहां पर से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है क्या और उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सीखना है इसके अंदर में। और मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसमें डाइट प्रॉब्लम होता था, डाइट्स पर प्रॉब्लम्स है, ट्रांसपोर्ट पर प्रॉब्लम्स है, मैन्युफैक्चरिंग पर प्रॉब्लम्स है। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें हुआ करते थे टाइप्स ऑफ लीनियर डिफरेंशियल लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर में, जिसको सिलेबस हटा दिया गया है। यही उसी का वही चीज है यहाँ पर से एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब उसी का वर्ड प्रॉब्लम सब जो था। तो कहने का मतलब यहाँ पर से अगर कहें तो ये दोनों टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। मतलब मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूँ तो सिर्फ आपको 12.1 ही पढ़ना है और कुछ नहीं, बस 12.1, बाकी 12.2 और मिसलिनियस को स्किप करके चलना है। आइए सर यूनिट नंबर आते हैं 6 पर, जिसका नाम है पॉलिटी। चैप्टर भी खुद पॉलिटी है, यूनिट भी पॉलिटी है। इसके अंदर में क्या है सर, कंडीशनल पॉलिटी हम लोग को पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ ऑन पॉलिटी पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है ये पढ़ने हैं, और उसके बाद बेस थ्योरम क्या होता है ये पढ़ने हैं, और रैंडम वेरिएबल एंड इट्स पॉलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों भाई साहब को आपके सिलेबस से उठा के फेंक दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटी के अंदर में अगर 6 टॉपिक था तो उसमें कम करके आपको रख दिया है भाई, 4 टॉपिक में ला दिया है ना। बहुत आसान कर दिया सिलेबस, सिलेबस वाकई में बहुत आसान कर दिया। जो टफ पार्ट सब था उस सबको हटा दिया गया है। तो आप सब चिल कीजिए और तैयारी में लग जाइएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर मैथमेटिक्स, वो भी बिल्कुल फ्री। आइए सर, यूपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो क्या होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न यूपी बोर्ड का क्या होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम जो भी होता है उसमें मैथ का एग्जामिनेशन जो होता है, या मैथ के खासकर जो पेपर होते हैं वो 3 घंटा का ही होता है, और इसमें एक्स्ट्रा आपको 15 मिनट मिलता है, जिसमें आप अपने आप को कूल कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आइए एग्जाम हॉल में 15 मिनट आप बैठिए, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए, क्योंकि माइंड थोड़ा स्थिर होना जरूरी है। उसके बाद क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन के टाइप्स है, कितने तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं सर, तो हम इतना समझते हैं भैया, क्वेश्चन आपको बस हमें पढ़ना है कितना टाइप का, 2 ही टाइप का, ऑब्जेक्टिव एंड, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने का आंसर करना है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहला पूछा जाएगा, पहला में ही ABCD करके ABCDE यानी 5 तक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब 5 आपको यहां पर से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 5 क्वेश्चन में से पांचों के पांचों आंसर करने हैं और हर एक का मिलेगा 1 मार्क्स। मतलब आपको हर एक का मतलब पहला दूसरा ABCDE तक एक 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 करके 5 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास दूसरा नंबर होगा, दूसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा, टोटल क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे और आंसर भी आपको पांचों का पांचों करना है, और हर एक का मिलेगा सिर्फ 1 ही मार्क्स, इसमें भी 1 मार्क्स, इसमें भी 1 मार्क्स, यानी कुल मिला के कहा जाए तो आपको 5 मार्क्स यहां से मिलेंगे।
1 मार्क्स का सब्जेक्टिव है तो बहुत छोटा होगा, ब्रीफ, एकदम आसान आसान, मतलब देखो आंसर करो वाला फीलिंग, या एक लाइन लिखो आंसर आ जाएगा। तीसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और चारों का चारों आंसर करना है। हर एक का मिलेगा 2 मार्क्स, यानी कुल मिला के 8 मार्क्स यहां से आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 से भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों का चारों आंसर करना है, हर एक का 2 मार्क्स मिलेगा यानी कि 8। अगर मैं देखूं इसका मतलब 1 मार्क्स वाला आपको 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। हाँ जी, 4 इसमें 4 इसमें। आइए उसके बाद आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पांचों का पांचों आंसर करना है, एक का मिलेगा 5 नंबर यानी कि 25। तो कुल मिलाकर मैं यहां पर से कहूं तो आपको 25 मार्क्स यहां पर मिलने वाला है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो छठा है उसका भी कुछ हाल सेम ही है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पांचों के पांचों आंसर करना है, टोटल मिलेंगे आपको 25 मार्क्स। और यहां पर से बात करें 7वां 8वां और 9वां, इस सभी में 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सब में 2-2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, सब में 2-2 क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई। और 2-2 क्वेश्चन में से आपको किसी एक का ही आंसर करना है, एक का ही आंसर करना है। मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर हो गया सर 7, 7 में ए और बी होगा, ऊपर में लिखा रहेगा आपको आंसर एनी वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन या फॉलोइंग, आंसर एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। ए और बी है साथ में, तो जो आपसे बनता है, ए अगर आपसे बन रहा है तो एक आंसर दीजिए, बी बन रहा है तो बी दीजिए, दोनों बन रहा है तो हम सलाह देंगे जो जल्दी बन जाए वो लिख दीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां से 8 8 8 8 पंचे 40 है ना, 40 नंबर, 50 90 और 10 100, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन आपका होता है, ठीक है बंधु। यहाँ पर से मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को सीख गए होंगे, सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे कैसे हमें पढ़नी चाहिए, सिलेबस में क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या रखा गया है, सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं आप सभी को बताते चलूं कि इस सेशन में हम सिलेबस की पूरी जानकारी देने के लिए आए थे, वो जानकारी हमने दे दिया। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यूट्यूब पे जो भी कंटेंट फ्री में पढ़ाया जाएगा, 12th पूरा कंप्लीटली फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसका पीडीएफ नोट्स आपको हमारे ही इस प्यारे चैनल पर मिलेगा। तो अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, जहाँ पैसे भी नहीं लग रहे हैं और अच्छे नॉलेज भी मिल रहा है, ये तो शेयर करना ही चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, ढेर सारा मोहब्बत, ढेर सारा प्यार।